गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। सो गाइज, आज की यहाँ पे दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो जल्दी से क्लास जो है वो आपकी शुरू करने वाले हैं। 6-2 तक आप सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर जाया करिए, क्योंकि हम 6-2 पे ना अपनी क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-3 तक जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। तो कल की क्लास में जो पार्ट किया था 5 मिनट उसके लिए रहेंगे। उसके बाद हम थ्योरी पार्ट करेंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स जो है ना वो भी इंक्लूडेड यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने बोला, फिजिक्स जो है वो आपकी क्या डिफाइन की जाती है। फिजिक्स हमारी जो मैटर है यानी कि पदार्थ है, उसके लिए हम बात करते हैं, या उसकी भौतिक क्रियाओं की हम बात करें, उसकी एनर्जी की अगर हम बात करें, या हीट, लाइट, रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है यहाँ पे। और फिजिक्स के लिए बोलते हैं कि मैकेनिक्स, अकाउस्टिक, ऑप्टिक, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 4 चैप्टर्स अपने को इंक्लूड करने हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से। राइट नाउ द पॉइंट इज दिस, अपलोड। ओके, डन डन डन। थोड़ा सा नेट बस चेंज किया। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज कल की क्लास में किए थे, एक बार जल्दी से नेट चेंज किया था, बस नथिंग एल्स। देखिए, स्केलर जो मात्रा होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि स्केलर जो मात्रा है उनके पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैं आपको एंड में दूंगी यहाँ पे टाइम ना कुछ भी पूछने के लिए। टिल देन सिर्फ आप ज्वाइन करिए और चीजों को पढ़िए। मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं वापस चैट सेक्शन आपका ऑन करने वाली हूँ, है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या नंबर होता है। जैसे मैंने बोला कि किसी की लंबाई जो है वो 5 फीट है, तो वो चाहे नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, ईस्ट में जाए, उसकी लंबाई हमेशा 5 फीट ही रहने वाली है। तो लंबाई 5 फीट है। पदार्थ की मात्रा मोल है ना। तो अब चाहे वो पदार्थ आप साउथ में लेके जाओ, नॉर्थ में लेके जाओ, ईस्ट में लेके जाओ, किसी भी दिशा में लेके जाओ, पदार्थ की जो मात्रा है वो उतनी ही रहेगी। ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कैंडला है, काम है, दबाव है, वर्क, एनर्जी हुआ, ये सारी चीजें जो हैं वो आप कहीं भी उसको लेके जाइए। अगर आपके पास सिर्फ नंबर है और वो नंबर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको दिशा की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर आपको पूरी जानकारी मिल जा रही है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो आपको पास उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी करके। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज हम किसको बोलते हैं? वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश मात्रा हम किसको बोलते हैं? जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी, आपके पास डायरेक्शन जो है वो भी होना चाहिए, यानी कि दिशा जो है ना वो भी होना चाहिए। तो जब आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? वेक्टर मात्रा करके बोलोगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, फोर्स है। तो फोर्स या बल अगर मैंने बोला, तो बल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में ना, तो बल के लिए हमको पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसमें उसका कोई यूज है कि नहीं है। अगर हम किसी गेट को धक्का मार रहे हैं तो बल जो है वो आपका यूजेबल है, लेकिन अगर दीवार को धक्का मारा जाएगा तो क्या वो बल कार्य या जो बल किया जा रहा है वो यूजफुल है? बिल्कुल भी यूजफुल आपका यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। तो याद रखिए कि जब भी हम विस्थापन बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, एक्सेलरेशन बोले, वेलोसिटी बोले, संवेग बोले या आवेग बोले, या हम यहाँ पे वेट की ही क्यों ना बात करें, अगर मैं बोलूं कि आपका वजन जो है ना वो है, मान लीजिए कि 60 न्यूटन है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो अप्लाई हो रही है। तो ग्रेविटी अगर अप्लाई हो रही है तो आप धरती की तरफ ही है, यानी कि डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है? टुवर्ड्स दी अर्थ। तो जिन भी चीजों को अगर मैं उनको डायरेक्शन के बिना बोलूं तो आपको नहीं उसका पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप उसको क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी करके डिफाइन करोगे। क्या बोलोगे? वेक्टर, यानी कि जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें। अब अगर मोशन की बात करें, तो मोशन की अगर आपसे पूछें कि भाई सिर्फ मुझे 3 वर्ड में बता दीजिए कि मोशन या गति जो है वो क्या होता है, तो आप सिंपल याद रखिए, मोशन इज डिफाइंड एज द मोमेंटम, या मोशन इज डिफाइंड एज द मोमेंटम। क्यों? आप मोमेंटम तो चलो हम फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी तो हम मोमेंटम लाए ही नहीं है, बट फोर्स इज मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे। यानी कि अगर किसी ए ऑब्जेक्ट ने इस पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो चला गया है, यहाँ पे अगर उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि इसमें किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई मोशन हुई है। वो मोशन चाहे रेक्टिलिनियर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकती है, पीरियोडिक भी हो सकती है।
तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि मोशन जो होता है यानी कि गति जो होती है वो हमारे पास क्या रहती है कि किसी भी चीज की अगर पोजीशन चेंज हो रही है यानी कि किसी की भी जो दशा है वो चेंज हो रही है, उसकी अवस्था जो है वो चेंज हो रही है, तो आप उसमें क्या बोलोगे? मोशन है। रोड पे चलता हुआ आदमी, मोशन हो रहा है। घड़ी जो है वो उसकी चलती हुई सुई, घड़ी की चलती हुई सुई, मोशन हो रहा है। फुटबॉल को फेंका और फुटबॉल दूसरी तरफ जाके गिरी तो रोटेशनल हो गया। पीरियोडिक जो पेंडुलम है, दोलन जिसे बोलते हैं, वो अपनी जगह से लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो करता है, तो यानी कि इसमें मोशन है यहाँ पे हमारा डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है। कई बार ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में भी बोला जाता है कि मोशन हो रहा है। जैसे जो हमने कल एग्जाम्पल किया था कि बस में बैठे हुए कुछ बच्चे हैं, राइट, तो ये बस में जो आपस में जो बच्चे बैठे हैं उनको तो पर्सपेक्टिवली ये मोशन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए ये मोशन हो रहा है। अब जो बाहर खड़ा है उसके लिए ये पेड़ तो नहीं हिल रहे हैं, पेड़ तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो बस है ना वो जब आगे की तरफ जाएगी तो पेड़ जो है वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, तो भी आप उसको मोशन बोलोगे। तो मोशन, पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर के कॉन्टेक्स्ट में ही बोले जाते हैं या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि जो देख रहा है ना उसी के ही कॉन्टेक्स्ट में बोले जाते हैं। जैसे हम धरती पे हैं, ठीक है, सूरज हमारा ईस्ट और वेस्ट, यानी कि सूरज सुबह उगता है और शाम को छुप जाता है, और हमारी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मूवमेंट ऐसे होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूरज अपनी जगह बदल रहा है, नहीं ना, बदल रही है जगह धरती, लेकिन हमको लगता है कि सूरज मूवमेंट कर रहा है। तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है ना वो हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज की मोशन को डिफाइन करते हैं। अब अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना पड़ेगा या मुझे गति अगर अपनी डिफाइन करनी है तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी जो बेसिक मेरी मोशन को दर्शा रही है। जैसे अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मान लीजिए कि मोहन है, वो मोहन जो है चिंटू है, चिंटू अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, राइट, तो जब ये यहाँ पहुंचा है तो इसके पास दो चीजें तो एकदम फिक्स है। पहली कि ये ए से बी पे जाने में इसने कोई ना कोई दूरी तो तय की ही होगी तभी यहाँ तक गया है। दूसरी चीज, यहाँ से ए से बी पे जाने में उसने उसकी कुछ स्पीड जो है यानी कि उसकी जो गति है वो भी यहाँ पे तय की होगी कि भाई किसी स्पीड से चल रहा होगा, कोई दूरी कवर कर रहा होगा, और ए से बी पे जब वो पहुंचा है तो उसके उसने कुछ समय भी निर्धारित किया होगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे। तो तीन चीजें जो मोशन के लिए जरूरी होती हैं या हम कहें कि मोशन हुआ है उसके लिए जरूरी होती हैं, वो होती हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। और अभी डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसके सिंपल टर्म्स को समझ रहे हैं। पहली चीज दूरी हो गया, दूसरी चीज जो है वो गति हो गया, और तीसरा चीज क्या हो गया? समय। तो इसी से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे ये जानना है कि मेरा कोई भी स्पीड क्या है तो मुझे टाइम और डिस्टेंस पता होना चाहिए। मुझे अगर अपनी डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे स्पीड और टाइम पता लगाना चाहिए, और अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मेरे पास डी और एस यानी कि डिस्टेंस और स्पीड, तीनों चीजें पता होना चाहिए। अग्री करते हैं ये सारे मेरे साथ, है ना? तो अब जरा एक एक करके चीजों को पढ़ो कि फिजिक्स में इन चीजों का मतलब क्या है। जब हमने बोला कि भैया दूरी है, विस्थापन है, या डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस है, तो फिजिक्स के या मोशन के चैप्टर में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो सबसे पहली बात कि जब मैं आपको डिस्टेंस बोलूं ना, तो डिस्टेंस या दूरी का मतलब होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई एक्चुअल पाथ जो उसका कवर किया जा रहा है वो होता है दूरी। जैसे ये ए पॉइंट जैसे हमने बोला था कल की बी क्लास में, और ये बी पॉइंट, अगर इसका रास्ता पूरा ऐसे जिगजैग करके है मान लीजिए, और ये है घर, ये है स्कूल, तो अगर कोई बच्चा यहाँ घर से निकलते हुए स्कूल में जा रहा है तो ये पूरा रास्ता जो है ना उसके द्वारा तय किया जाएगा, है ना? ये हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल पाथवे या जो एक्चुअल समय, जो वास्तविक समय और वास्तविक दूरी दूरी उस बच्चे के द्वारा तय की गई है, वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? डिस्टेंस कहलाई जाएगी। ये पाथ जो उसने एक्चुअली में कवर किया है, जो रास्ता उसने बेसिकली एक्चुअली कवर किया है, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? डिस्टेंस या दूरी करके कहलाया जाएगा। अब इसी की हमारी यूनिट क्या है? स्केलर। इसको पहले तो याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी है ना? अब ये स्केलर अदिश राशि क्यों है? क्योंकि जब कोई भी दूरी, मैं बोलूं कि राम ने एक जगह से कम 40 किलोमीटर की दूरी तय की, अब अगर मैं ये ना भी बोलूं कि किस दिशा में तय की, तो भी मुझे इतना तो क्लियर है कि भैया आज राम ने 40 किलोमीटर दूरी तय की। जैसे अगर आप गाड़ी, एक अमूमन सी मैं बात बताती हूँ, जैसे आप में से कई लोग जॉब भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं,
या कहीं पे भी जाते हैं, अपनी शॉप्स पे या अपनी फैक्ट्री पे या जहां पे भी जा रहे हैं, आप घर पे आके बोलते हो ना, आज मैं बेसिक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करूंगी ताकि आप को रिलेट कर पाओ। आप ये बोलते हो ना कि आज मैंने 50 किलोमीटर की दूरी तय की, या मैंने आज 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है ना। आप ड्राइविंग जब करते हो तो भी बोलते हो ना, आज मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी गाड़ी जो है ना वो चलाई है। इसका मतलब क्या है कि आज पूरे दिन में ना आपका एक्चुअल पाथवे जो है ना वो क्या किया गया था, कवर। लाइक कोई भी आदमी है, घर लौट के आता है, बोलता है आज तो बहुत थक गए हैं, आज 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई, बराबर है। तो ये उसने क्या बोल दिया कि भाई ये उसका डिस्टेंस है। पर अगले की वाइफ क्या बोलेगी, यहीं तक तो गए थे, ऑफिस तक। जब वो ये डिस्टेंस, ये जब एकदम वो लाइन लगा के बोल रही है और एकदम से बोल रही है ना पॉइंट आउट करके कि यहीं तक तो गए थे, ये रहा ऑफिस, तो उसने कोई एक्चुअल पाथवे करके नहीं बताया, उसने मिनिमम डिस्टेंस की बात कर दी। तो ए से बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम या डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बोलूं, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट तो दूरी और विस्थापन समझ आया। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली बता रही है ना, एक्चुअली बता रही है कि आपने कहां पे गए थे। अच्छा, 40 किलोमीटर कहां तय किया, मान लीजिए घर से निकले और ऑफिस गए, तो आपने 40 किलोमीटर जो है ना वो दूरी तय करी, राइट। तो घर से निकलने में, ऑफिस जाने में आपका एग्जैक्ट जो है ना वो रास्ता आपको पता लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे पता लग रही है। तो ये होता है आपका डिस्टेंस, और एक हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करके। तो आप एक्चुअली जो वर्ड है उनको याद में रखिएगा कि इसके सही मायने में क्या वर्ड्स आपको यूज करने हैं उनको देखिएगा। तो मैं फिर से बताऊं आपको, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ, यानी कि वास्तविक पाथ जो हमारे द्वारा तय किया गया है, या वास्तविक पाथ जो तय किया जाता है, वास्तविक रास्ता जो तय किया गया है। यहीं पे अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के लिए पूछूं, तो विस्थापन हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी ए एंड दी बी ऑब्जेक्ट, है ना। और वास्तविक अगर ए और बी के बीच में आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस हो गया। दोनों की यूनिट मीटर ही होती है, क्योंकि दोनों जो है वो क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पे दूरी ही दर्शा रहे हैं। अगर डिस्टेंस को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन जरा देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाती है, फॉर्मूले वगैरह देते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एस से रिप्रेजेंट करते हो। अब एक चीज और सुनो, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, राइट। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आप घर से निकले हो तो कुछ तो दूरी आप तय करोगे ही करोगे। आप अपने घर के गेट खोल के भी बाहर जाओगे तो भी आपके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तो तय की ही जाएगी। कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है डिस्टेंस, कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड अपॉन, अगर आपको मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछूं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कुछ तो समय और आपकी स्पीड कभी जीरो तो नहीं होगी, इन दोनों में से कोई वैल्यू जीरो ही तो भले ही आप डिस्टेंस जीरो लिख दोगे, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव तो हो ही सकती है, साथ में ये जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी इसकी यहाँ पे हो सकती है, राइट। अब एक और ये अंतर हो गया, एक और अंतर जानिए कि जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो हम वहां पे बात करते हैं स्पीड की, किसकी, स्पीड की। लेकिन यहीं पे जब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट में आप स्पीड की बात नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट में आप बात करते हो वेलोसिटी की, वेग की। क्यों भाई, हम वेग की बात क्यों कर रहे हैं, या वेलोसिटी कहां से आ रहा है। तो जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूले तो स्पीड एंड वेलोसिटी करके हम लिख ही देंगे, पर मेरे ख्याल इतनी चीज आप समझ आ गई है आपको कि जब मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम। जब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आपको फॉर्मूला लिखना है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड यानी कि गति जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। इतनी चीज समझ बैठी दिमाग में। ये क्वेश्चंस आपको स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से आएगा, क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, लेकिन अभी इतना पार्ट समझ आ गया। यूनिट्स मीटर हो गया, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी करके बोल दिया आपने, बता दिया डिस्टेंस जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है बताइए, डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे तय की गई जो दूरी होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में जीरो होगा,
जब आपके पास जहां से शुरू किया था जर्नी वहीं पे खत्म हो जाए तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। यानी कि किसी सर्कल में, किसी गोलाकार में अगर कोई एथलीट भाग रहा है, भाग वो भले ही 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर की रेस कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि उसने शुरुआत ऐसे की थी, तो एक उसका जो सर्कल है वो पूरा कंप्लीट इसी पॉइंट पे होगा। तो उसने दूरी तो मान लीजिए कि 100 मीटर तय कर ली, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसके द्वारा जो तय किया गया है वो तो रह गया जीरो की जीरो। तो उसने कोई काम ही नहीं किया, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गई, क्योंकि आपकी इनिशियल जो वेल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन है। तो आपके भी आपने दूरी इसका मतलब तय ही नहीं की, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और डिस्टेंस की अगर जहां से आपने दूरी या जहां से आपने दूरी तय करना शुरू की है उसके बियॉन्ड जाके अगर आप रुक जाते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव करके डिफाइन करते हैं। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, तो स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्यों? ताकि सारे बच्चे एक जैसे लगे, राइट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, तो उसको आप यूनिफॉर्म बोलोगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बस है जो जा रही है 300 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के लिए, और उसको टाइम दिया गया है 3 घंटे का। तो अगर वो हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करिए, यानी कि पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर, दूसरे में 100 किलोमीटर, और तीसरे में भी उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और यही चीज जो है वो 1 1 घंटे के लिए यूज की जा रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई वो एक समान मोशन जो है वो कर रही है, यानी कि एक समान दूरी उसके द्वारा तय की जा रही है। और जब आपसे यूनिफॉर्म वर्ड लिखा जाए ना, हमेशा याद रखिए कि इसमें समय की जो महत्वता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, हमेशा एक समान ही होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। ये पहले यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया कि भाई सेम टाइम पे सेम दूरी जो है वो तय की जा रही है, लेकिन यहीं पे मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा कि भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग दूरी जो है वो तय की जा रही है। जैसे अब ड्राइवर ने पहले 1 घंटे में तो बेहतरीन तरीके से ना क्या कर दिया कि वो 150 किलोमीटर चल लिया, पहले 1 घंटे में उसने स्पीड एकदम भगाई और 150 किलोमीटर वो चला गया। अब उसको लग रहा है कि अभी तो मेरे पास 2 घंटे हैं आराम से और 150 किलोमीटर की मुझे दूरी तय करनी है। अब वो बहुत ही आराम से चलने लगा, और अगले 1 घंटे में उसने क्या किया, मात्र 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की। अब जब 1 घंटा और पूरा हो गया तो उसको लगा उसने तो 200 कवर कर लिया है ना, लेकिन अभी आप उसको 100 और कवर करना है और घंटा बचा है एक, तो वो अगले 1 घंटे में क्या करेगा, 100 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो तय करेगा। तो अब ये देखो, हर इक्वल इंटरवल पे उसने सेम डिस्टेंस कवर किया क्या? नहीं, अब उसने हर इक्वल इंटरवल पे अलग अलग जो दूरी है उसको तय किया। यानी कि पहले 150, फिर 200 और फिर 100। तो आप पहले 150 फिर 50, पहले 150 फिर 50 और फिर यहाँ पे 100। तो स्पीड चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि असमान दूरी जो है वो उसने हर इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अलग या अनइक्वल डिस्टेंस जो है उसको तय किया है। अब इतना समझ आ गया। अब जरा एग्जाम्पल देखो, देखो यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज है वो धरती की तरफ नीचे गिरती आ रही है, तो वो एक समान गति के साथ एक समान दूरी को तय करती हुई समय के हिसाब से जमीन पे गिरेगी, राइट। अगर यहाँ पे किसी समतल जगह पे कोई बॉल है उसको आपने फेंका, तो समतल जगह पे जो बॉल रोल करती हुई आएगी वो यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगी। घड़ी में जरा सुइयां देखिए, घड़ी में सुई कभी कोई आगे कभी पीछे, कभी जल्दी कभी धीरे तो नहीं भाग रही है। समय में आपकी घड़ी में जो सुई है वो मिनट की है या आवर की है या सेकंड की है। घड़ी की तीनों सुई बराबर गति के साथ जाती हैं, बराबर दूरी तय करती हैं, बराबर समय में। 1 मिनट में एक ही मिनट होता है, ऐसे तो नहीं एक मिनट में अगले में देखा तो सुई कहाँ की कहाँ चलेगी, नहीं ना। मोशन अराउंड दी अर्थ सन, मोशन अराउंड दी सन, अगर पृथ्वी के आसपास जितने भी प्लैनेट्स यानी कि ग्रह जो हैं वो हमारे घूम रहे हैं, तो उनकी दूरी फिक्स है या उनकी गति फिक्स है, उनका समय फिक्स है। तभी तो हमने बोला कि धरती 365 दिन में अपनी समय सूरज के आसपास की जो दूरी है उसको तय करती है। उसी के हिसाब से जितने भी आपके ग्रह हैं आप उनको बोलते हो ना, ये 500 दिन में, ये 24 दिन में, क्यों? क्योंकि जो चीजें समान होती है ना आप उनके लिए प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है।
आप उनके लिए प्रिडिक्शन कर पा रहे हो ना, आप एग्जैक्ट फिगर जो है वो बता पा रहे हो। असमान चीजों की कभी भी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं बताई जा सकती, लेकिन समान जो चीजें होती हैं, समान गति के साथ जो चलती हैं, उनकी एग्जैक्ट फिगर बताई जा सकती है। मोशन ऑफ कार विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई कार है वो एक समान गति के साथ चल रही है तो वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करेगी। ये पांचवा मेरे साथ आप अग्री कर रहे हो यहाँ पे, बताइए राजी हो आप पांचवे वाले पॉइंट से? अगर कोई गाड़ी जो है वो इक्वल वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वो उतना ही टाइम लेगी और उतनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 1 घंटे में वो जितनी दूरी तय करेगी उतना ही वो अगले घंटे में भी दूरी तय करेगी, बराबर है। उसके लिए हमने बोल दिया कि यूनिफॉर्म मोशन। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बोलूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? अगर स्पीड जो है वो बदलती है हर बार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ज्यादातर जो है वो स्पीड इस्तेमाल करते हैं, और हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ज्यादातर आपके एग्जाम्पल में वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली थी कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो तो आपको वेलोसिटी इस्तेमाल करनी होती है, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना होता है? स्पीड, राइट। दूसरा, पेंडुलम की जो मोशन है, वो जो घड़ी में दोलक होता है उसकी गति जो है वो बदल जाती है उसके टेम्परेचर के हिसाब से, या जो जैसे आप उसको जहां लेके जा रहे हो, मून पे जाएगी तो बदल जाएगी, यहाँ जाएगी तो बदल जाएगी, तो वो चेंज होती रहती है। चेंज होनी चीज है तो नॉन यूनिफॉर्म है, समान है तो आप उसको यूनिफॉर्म करके बोलोगे। सो पहला पार्ट आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन, इतना समझ आया। अब जरा बात करते हैं स्पीड की। देखो गति पढ़ चुके हैं हम, लेकिन गति जो है उसको आप फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप उसकी यूनिट निकालोगे तो क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो मिनिमम दूरी को नापने की सबसे छोटी इकाई जो है वो मीटर इस्तेमाल की जाती है, और समय को नापने के लिए जो है वो हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि जितनी दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई है जिसके लिए उसको कुल समय जो है वो लग रहा है जितना, वो आपका स्पीड हो गया। तो आप इसके लिए यूनिट क्या इस्तेमाल करोगे? मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड अगर हम बोलते हैं मेरी गाड़ी का एवरेज स्पीड जो है वो है 22, तो डायरेक्शन तो नहीं बोलूंगी मैं ना, किस डायरेक्शन में, है ना। हम बोले कि घड़ी में अभी बजे हैं एग्जैक्टली 5:15, तो वो ऐसे थोड़ी मैं डायरेक्शन में बोलूंगी कि मैंने घड़ी नॉर्थ में रखी है इसलिए 5 बज रहे हैं, नहीं ना, वो तो बज ही रहे हैं ना 5, उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। तो हम स्पीड के लिए बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, उसकी यूनिट स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। स्पीड जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव हो सकती है, या स्पीड जो है वो जीरो हो सकती है। कभी भी स्पीड जो है वो नेगेटिव या नकारात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। आप नहीं बोलोगे कि नेगेटिव -20 या मैं -40 करके हम उसे नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चंस है, इनको जरा सॉल्व करिए और फिर मैं आपको इनके आंसर्स कराऊंगी। बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक साइकिल चालक 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो जरा इसकी गति जो है वो बताइए। और दूसरा क्वेश्चन, पहले पहला बताइए, पहले का आंसर जो है वो क्या होगा? मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, आप मुझे आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी जल्दी। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या आएगा आंसर, पहले क्वेश्चन का क्या आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किलोमीटर है और आवर्स दिया हुआ है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं चेंज करना पड़ेगा ना, सिंपल है ना। आपको स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर यहाँ पे आवर्स की जगह सेकंड दिया होता या मिनट दिया होता, या यहाँ किलोमीटर की जगह आपको मीटर दिया होता, तो आप चेंज करते। लेकिन जब आपको पता ही है कि 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी कहीं चेंज नहीं हो रही, सिंपल आप लिख दो 7.5। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from the space ship reach the ground station in 5 minutes, ठीक है 5 minutes। what was the distance of the spaceship from the ground station? बताइए, the signal traveled at the, if the signal travels at the speed of light, that is, देखिए एक अंतरिक्ष से या एक स्पेस शिप से धरती तक आने में, जैसे जादू वाला आया था ना, उसके लिए धरती तक आने के लिए जो टाइम उसको लग रहा है वो लग रहा है 5 मिनट का, राइट। और जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बस ये बता दीजिए
कि कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया गया होगा, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, यहां से उसकी जो दूरी है ग्राउंड स्टेशन की वो कितनी होगी। 15, 9, 10, 7, 6 सारे आंसर्स। 5 इंटू 3 इंटू 10⁸ कैसे आ रहा है? अच्छा 9 इंटू 10⁸ किसका आ रहा है? 9 इंटू 10⁸ क्या? केले, सेब, संतरे क्या? 9 इंटू 10⁸ क्या? यूनिट्स। बिना यूनिट्स के कोई भी आंसर आपको नहीं देना है। एक तो चीज याद रखिएगा, मीटर्स है ना, 9 इंटू 10⁸ मीटर्स करके। यूनिट्स जो है वो अगर आपने लर्न कर ली ना, तो एक ये जो चैप्टर होता है ना अपना यूनिट्स वाला, वो बिल्कुल टेंशन वाला नहीं रहेगा। यूनिट्स आपको ग्रुप डी में पूछी जाती है ना, तो ये चीज लर्न करिएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जिनको नहीं समझ आए, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि जब भी आपको फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूले दिए होते हैं, कोई भी यूनिट दी होती है, सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो उनको लिखिए। जैसे यहाँ पे 5 मिनट्स दिया है तो टी लिखिए, टी कितना दिया है? 5 मिनट। और हर यूनिट को चेंज करने की कोशिश करिए स्मॉलेस्ट यूनिट में, और देख लीजिए कि उसकी जो दूसरी यूनिट है वो क्या दी हुई है। जैसे यहाँ पे 2 आवर्स था, लेकिन साथ में किलोमीटर्स में दिया है, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर ये 15 मीटर दिया होता ना, तो आपको आवर जो है वो किस में चेंज करने पड़ते? सेकंड में चेंज करने पड़ते। ठीक है, अब टाइम आपको 5 मिनट दिया है, लेकिन स्पीड जो दी है वो दी है मीटर पर सेकंड में, तो आपको टाइम जो है वो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मिनट को जब आप सेकंड में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? इंटू 60 कर दोगे, यहाँ पे सेकंड हो गया ये, तो कितने सेकंड हो गए यहाँ पे? 300 सेकंड जो है वो आपके यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिए। अब सिर्फ आपसे ये पूछा है कि कितनी टोटल दूरी तय की गई होगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका जो टाइम आपने निकाला है वो है 300 सेकेंड्स। अब इसको आप लिखोगे तो 3 3 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 8 पहले ही है, दो यहाँ पे 0 और आगे, तो आपका क्या हो गया? 10⁻10 मीटर्स। क्या लिखोगे? 10⁻10 मीटर्स करके। ठीक है, याद रहेगा ये भैया। ये सारी चीजें ना, ये बायोलॉजी की थ्योरी कब होगी, ये कब होगा, वो होगा, थ्योरी नहीं कराई, क्वेश्चन कराई, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुकी हूँ। क्वेश्चन जो है ना वो आपके यूट्यूब के क्लास में चलते रहेंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। और अभी जो टॉपिक हमने पढ़ाई ही नहीं है उसके लिए प्लीज करके ना पूछिए। जितनी भी चीजें आपने दिखी है वो बाय द एंड ऑफ द पार्ट वो सब की सब जो है ना वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो कृपया करके पहले से इस क्लास से रिलेटेड जो वीडियो है उनको देख लीजिए। ठीक है, आंसर्स जो है ना वो आपके इसमें लिखे हुए हैं। तो आज हाँ, टेलीग्राम का पीडीएफ, अच्छा टेलीग्राम पे पीडीएफ, तो टेलीग्राम का अपन ने ग्रुप बनाया तो है। अच्छा, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चे होंगे जो इन 2 क्लासेस में होंगे। तो इट इज अ प्राइवेट चैनल करके, तो प्राइवेट चैनल बनाया है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको इसका लिंक जो है ना वो अभी दे रही हूँ, ताकि आज से ही मैं फिर उसमें पीडीएफ जो है ना वो देना शुरू कर दूं। ठीक है, और वैसे भी थोड़ा सा मुझे आइडिया भी लगेगा कि आपको मिल भी पा रही है कि नहीं मिल पा रही है ना। तो एक बार इसमें कोशिश करते हैं इस लिंक में आपके जुड़ने की। प्राइवेट है ये चैनल, तो एक बार मुझे बताना कि आप जुड़ भी पा रहे हो कि नहीं। कल की क्लास में बता दीजिएगा कि आप जुड़ पा रहे हो कि नहीं जुड़ पा रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये स्पेशली यूट्यूब के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपकी जो हम ये प्लस क्लासेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए है। सॉरी, ये फ्री लाइव क्लासेस जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए है। तो एक तो है आपकी ये साइंस की, दूसरी है आपकी जीके की, राइट। दूसरी जो है ना वो जीके की है। तो जीके की कल से शुरू हो रही है 7 से 8 इस क्लास के बाद। तो इन दोनों के जो पीडीएफ है ना वो सारे के सारे ना वो आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल पीडीएफ हो रही है, जुड़ पा रहे हो ना आप इसमें। अच्छा देखिए, पीडीएफ की जहां तक बात है, अमरजीत एक चीज मेरी बात सुनिए कि कभी भी आप साइंस या कोई भी सब्जेक्ट को बिना पेपर पेन के लेके मत बैठा करिए। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स तो खैर करते ही हो, रीजनिंग भी करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस कोई भी पढ़ते हो ना, आप प्लीज करके अपना खुद से एक रजिस्टर बनाइए। जहां तक मैं बात करूं, आपको पीडीएफ सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन अपने हाथ से की गई जो चीजें होती है ना, अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, उनका कोई भी मैच नहीं होता है। और बाकी चीजें आप एक बार क्लास के एंड में पूछिएगा। ठीक है, सारी चीजें जो आप पूछोगे वो क्लास के एंड में ही पूछोगे, है ना। टिल हम स्टार्टिंग करके क्लास का वो शुरू करेंगे। आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है?
एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रही है ना, तो जितना उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, उसको ट्रेवल करने के लिए उसको टोटल कितना टाइम यहाँ पे लगा है, वो हमारा क्या बोला जाता है, एवरेज, है ना। तो एवरेज किसी भी चीज का औसत जब हम निकालते हैं, जैसे आप अपनी परसेंटेज या मार्क्स जब निकालते हो 10th में 12th में कितनी आई है, तो वो क्या होती है कि टोटल आपको जितने जो नंबर मिले हैं और टोटल जितने का पेपर आपने दिया था, तो आप अपनी परसेंटेज जो है वो एवरेज निकाल लेते हो। उसी तरीके से अगर आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोली जाए, अभी तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालने को लिए बोली जाए तो कुल तय की गई दूरी अपॉन में कुल कितना समय यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, अगर आप ज्वाइन कर गए हो ना, तो आज ही फिर मैं ना फिजिक्स की पूरी पीडीएफ अपडेट कर दूंगी, या एक बार सारे बच्चों को ज्वाइन हो जाने दीजिए, तो फिजिक्स की जो पूरी पीडीएफ थ्योरी की मेरे पास है वो मैं आज ही अपडेट कर दूंगी। एक बार लेट्स सी कि यहाँ पे देखिए 700-800 बच्चे अभी हैं मेरे पास लाइव, है ना। अगर ये 700-800 बच्चे आज ही लाइव हो जाते हैं तो मैं आज ही अपडेट कर देती हूँ, मतलब उसमें अगर आज ही की क्लास में, आज ही मतलब आज ही टेलीग्राम में 700-800 बच्चे 9 बजे तक हो जाते हैं, तो मैं आज ही फिजिक्स की पूरी पीडीएफ अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो ताकि आपको ना नोट्स की टेंशन नहीं रहेगी, आपको पता होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। न्यूमेरिकल्स आपको सारे करने हैं विद पेपर एंड पेन, आपको मिलेंगे वैसे तो पीडीएफ में ये मिलेंगे पीपीटी टाइप, और नोट्स में आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्योंकि वेग बोला जा रहा है, तो वेग हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अभी हमने बात कर ही लिया है, जब भी आप वेलोसिटी लिखोगे तो आपको हमेशा विस्थापन लिखना है, जब आप स्पीड लिखोगे तो हमेशा डिस्टेंस लिखना है। तो वेग क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, यूट्यूब की फिर नहीं, यूट्यूब की नहीं, जितनी भी क्लासेस आपकी प्लस की होंगी या यूट्यूब की भी होंगी, उन सब का नोटिफिकेशन भी फिर उस ग्रुप में आता रहेगा। तो कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, क्या है टाइम टेबल क्या है, विद दी लिंक, वो सारा आपको उसमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक जगह हैंडल करते हैं, उसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी चीजें स्मूथली थोड़ा सा जाने दीजिए, और थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ करिए। जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हर 3 चैप्टर के बाद होंगे, जैसे एमसीक्यू जो होता है, टेस्ट जिसे हम बोलेंगे, वो हर 3 क्लास के बाद होगा। इन बिटवीन मीन वाइल आपका थ्योरी चलेगा और न्यूमेरिकल्स चलेंगे। राजी है ना सारे बच्चे, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना इस चीज को लेके, कोई भी तकलीफ नहीं रखिएगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे वी कैन गो फॉर योर एग्जाम। ग्रुप डी निकालना है ना आप सबको, और एसएससी के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो ये तरीका बेस्ट है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं फॉलो किया जा सकता, है ना। अब यहाँ पे जरा डिफरेंस देख लीजिए स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड और वेलोसिटी का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म है एक ही चीज कि कितनी दूरी तय की जा रही है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन दी जा रही है, दिशा दी जा रही है ना, तो वो वेलोसिटी है, वेग है। अगर आपको यहाँ पे स्पीड दी जा रही है, तो स्पीड का मतलब है कि आपको दिशा रहित है, यानी कि आपको दिशा नहीं पता, बस हम ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ दूरी तय करनी है। तो जब दिशा नहीं दी जा रही है तो वो स्पीड होती है, जब आपको डायरेक्शन या दिशा दी जाती है तो वो आपकी क्या कहलाई जाती है, वेलोसिटी कहलाई जाती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बराबर है। वेलोसिटी जो है वो कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो याद रखिए वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर कभी स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो जो स्पीड अगर नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव यहाँ पे नहीं हो सकती। दोनों पॉइंट है, याद रखेंगे। अब जरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, तो फिर से वही सारी चीजें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पॉइंट से दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको तय करने के लिए उसने समान दूरी कवर करते हुए जितने भी छोटे अंतराल या जो समय उसके द्वारा लिया गया है, उसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी करके बोलोगे। आप किसी भी चीज की वेलोसिटी कैसे चेंज की जा सकती है, तो याद रखिएगा स्पीड बदल के, डायरेक्शन बदल के, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल के। जैसे मान लीजिए एक रोड पे, खाली रोड पे एक कार चल रही है, तो जैसे ही उसकी स्पीड जो है ना वो अभी 30, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर थी, अगर वो अपनी स्पीड को रोक देता है, बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि परिवर्तनीय वेग। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लीजिए चलते चलते गाड़ी जो है वो सडनली लेफ्ट टर्न ले लेती है, राइट टर्न ले लेती है, तो जैसे ही वो लेफ्ट या राइट टर्न लेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये सब हमको पता ही है।
स्कूटी या हम बस चलाते हैं या गाड़ी चलाते, नहीं बस नहीं चलाते, स्कूटी या हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं, तो हमको अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। जैसे ही आपने स्पीड कम की, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो कभी भी वेरिएबल वेलोसिटी अगर लेके आनी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी, आपने उसका आपने स्पीड बदला या आपने उसकी जो मूवमेंट है उसको चेंज किया या उसका डायरेक्शन जो है ना उसको चेंज कर दिया, हमेशा याद रखिए यूनिफॉर्म का हमेशा, यानी कि समान, अगर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, समान गति, समान एक्सेलरेशन, समान त्वरण या समान जो है वो आप वेलोसिटी वेग ही ले रहे हो, तो हमेशा उसका ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि सीधी रेखा वाला ग्राफ। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये लिमिट है, इससे ज्यादा आपको ग्राफ के कभी क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलिए, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि असमान गति है, तो असमान गति में आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास जो है वो कैसा आएगा ग्राफ, हमेशा कर्व्ड ग्राफ आता है। क्या आता है, कर्व्ड या तिरछा ग्राफ जो है वो यहाँ पे अपना इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्व्ड ग्राफ करके याद रखिएगा, यो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमेशा हम कर्व्ड ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। देखिए जिस तरीके से आपने एवरेज स्पीड बता दिया कि टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, कुल जो दूरी तय की गई है, कुल जो दूरी तय की गई है अपॉन में, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुल जो समय आपने लिया वो हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। लेकिन यही चीज क्या वेलोसिटी के लिए अप्लाई होती है, नहीं जी। वेलोसिटी के लिए अब आपको दो नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, जहां पे हम बोलते हैं वी और यू। आप में से कई कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो लोग जरा ना एक बार थम्स अप करिए, जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार। कई सारे बच्चे यहाँ हैं जो कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन इतने सारे नंबर हैं। अच्छा, ये मतलब सच में ये मुझे जानना है ताकि मैं अपनी स्पीड को और अपने समझाने के तरीके को उसके हिसाब से जो है ना बता सकूं। आप में से ये इतने सारे थम्स अप आप कर रहे हो तो ये सच में आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो? अच्छा, मुझसे नहीं, वैसे भी फिजिक्स अभी हाल फिलहाल में एक दो साल में पढ़ रहे हो आप ना, फिर पहली बार है, ठीक है ठीक है। जिन लोगों का पहली बार है या काफी सारे बच्चों का यहाँ पे पहली बार ही फिजिक्स है, 12th और 10th के बाद पहली बार पढ़ रहे हैं, ये बताइए 12th और 10th के बाद पहली बार पढ़ रहे हैं ना आप में से? चलिए कोई बात नहीं, 12th और 10th में पहली बार मतलब ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आराम से चीजें समझाते हैं। मतलब मुझे लगा था यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर पहली बार वाले बच्चे हैं काफी, तो अपने को समझाना पड़ेगा कुछ चीजों को। हालांकि जितना मैं आपको लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी चलिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग में जब भी आपसे कभी भी वेलोसिटी की बात की जाए, या आपसे अभी आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है, यानी कि त्वरण की, आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है, तब आपके लिए औसत का मतलब ये नहीं होता है खाली कि कुल कितनी दूरी आपने तय की, राइट। उस कंडीशन में आपके पास दो चीजें और भी आ जाती हैं, एक आता है वी और एक आता है यू। यू वी आप पढ़ते हो अल्फाबेटिकल है, यू पहले आता है, वी बाद में आता है, ऐसे लर्न करिए। देखिए जब भी हम बोलें कि हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, यानी कि अंतिम वेग जो है वो आपसे पूछा जाए, तो आप उसको लेटर से किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप वी लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। जब आपसे ये पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेग जो है वो क्या है, तो आप यू से रिप्रेजेंट करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ इस चीज में ये होती है कि जब हम न्यूमेरिकल्स में आता है, होल्ड ऑन कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ गया आ गया आ गया। देखो अगर कोई भी चीज जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो जब उसने, जैसे मान लीजिए कोई कार है, एक कार है छोटी सी प्यारी सी ना, वो कार जो है ना वो क्या कर रही है यहाँ पे, पहले अपनी जो जहां से उसने जर्नी शुरू की थी तब उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, राइट, 30 किलोमीटर पर आवर।
जब उसने अपनी जर्नी को खत्म किया तो उसके पास जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछूं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तब आप लिखोगे 50 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू की गई वो होती है इनिशियल या शुरुआत की, और जहां पे खत्म की गई वो क्या होती है, अंतिम वेग करके। इसको व्यू से क्या हो गया भाई, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सेलरेशन भी याद रखिए। एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, पहली बात तो एग्जाम में आपको पूछा जाएंगे, ये 4 लाइनें ना आपको लिखी होंगी, मतलब 4 वर्ड, सॉरी 4 वर्ड्स आपको लिखे होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, ऑप्शन में देखिए, ढूंढिए एक्सेलरेशन कहां लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि अभी अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो बदल रही है, शुरुआती वेलोसिटी कुछ और है, अंतिम वेलोसिटी कुछ और है, तो उसको निकालने के लिए मुझे अगर ये बताना है कि उसका गाड़ी का एक्सेलरेशन या त्वरण जो है वो क्या था, तो आप उसको कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को इस्तेमाल करके। नाउ सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद द टाइम इज नोन एज व्हाट, द एक्सेलरेशन। बराबर है ये चीज, फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, या देखिए अब आप हमेशा एक चीज फिजिक्स को पढ़ते हुए ना, एक चीज हमेशा याद रखिए, जहां पे भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी डेफिनेशन में रेट वर्ड लिखा होगा, वो हमेशा किससे रिलेट करेगा, समय से रिलेट करेगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या फॉर्मूला लिखते हो आप पावर का, डब्ल्यू अपॉन में टी लिखते हो, वर्क अपॉन टाइम लिखते हो यहाँ पे। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में रेट आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, समय के अनुपात में या टाइम के रेशो में आपसे वो चीज जो है ना वो पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में जो डेफिनेशन लिखी है एक्सेलरेशन की या त्वरण की, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद द टाइम इज नोन एज व्हाट, द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण करके बोलते हैं। देखिए गाड़ी में कभी भी स्पीड नहीं होती है, एक्सेलरेशन होता है। कभी भी अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो आपको पता है ना, नीचे हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है। तीसरी चीज स्पीड थोड़ी बोली जाती है, क्या बोली जाती है, एक्सेलरेटर बोली जाती है। एक्सेलरेट कर दो, एक्सेलरेशन करा दो, यानी कि जैसे ही आप अपनी वेलोसिटी को चेंज करोगे विद इन द टाइम आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। इसीलिए हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करके डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला आप देखो, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आई कैसे है ये समझो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं लिखूंगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी थी और जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा, एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लीजिए कि गाड़ी 30 पे शुरू की थी और 50 पे खत्म की किलोमीटर पर आवर, तो मेरा रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, 50 माइनस 30, आप सीधा 20 बोल दोगे कि मेरा रेट ऑफ चेंज, यानी कि इनके बीच में जो मेरा रेट ऑफ चेंज हुआ है वो 30 शुरू से की थी। अगर यहीं पे बोलूं कि मैं गाड़ी 30 पे शुरू की थी और खत्म भी 30 पे की तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं गाड़ी जो है वो शुरू हमने 30 पे की, खत्म जो है वो 20 पे की, तो रिटार्डेशन यानी कि मंदन आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, जिस वेग के साथ हमने गाड़ी खत्म की, यानी कि फाइनल जो है, क्योंकि वहां जाके हमारी जर्नी खत्म हो गई, इसलिए हम फाइनल वी जो है वो पहले लिखते हैं, यू जो है वो हम बाद में लिखते हैं। हमने रेट वर्ड इस्तेमाल कर दिया है इसलिए हमको टी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी करके आप उसको डिफाइन करोगे। अब जब इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट कैसे निकलेगी, देखो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, राइट। अब जब मेरा वेलोसिटी, मैं मान लीजिए कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो मेरा a इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन टी। मानना है बस यहाँ पे, वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सबको याद है। अभी हमने वेग का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो v की जगह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम रख दूं और नीचे t रख दूं, तो अब आप इसको जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, t जो है वो नीचे चला गया,
और एक टी पहले से ही था यहाँ पे, है ना। अब स्पीड की डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टी की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। टाइम की यूनिट आपने क्या ली, सेकंड करके, तो सेकंड इंटू सेकंड, ये यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है ना, वो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो पहले तो ये बताइए, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड, समझ आ गई, हो सकती है, आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, तो बताओ, कोई ऐसी तो चीज नहीं है जिसमें से एक्सेलरेशन नहीं हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है ना। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर मेरी ये v की वैल्यू मान लीजिए कि चलिए ज्यादा है, जैसे 50 पे गाड़ी खत्म की, शुरू की थी 30 पे, समय लगा 2 घंटे, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बताइए। 50 पे गाड़ी खत्म की, शुरू की थी 30 किलोमीटर पर आवर पे, 2 आवर हमें लगे यहाँ पे, तो 10 आ गया यहाँ पे, 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास, इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन मैं ये अगर बोलूं कि 50 पे गाड़ी खत्म की लेकिन शुरू की थी 70 पे, अपॉन में 2 कर दीजिए, अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा वही माइनस में आ जाएगा, लेकिन -20/2 और 10 आया 10 ही, लेकिन क्या आया -10 जो है ना आंसर आ गया। तो -10 जब हुआ तो इसका मतलब हो गया कि अब आपने उसमें रिटार्डेशन यानी कि जो मंदन है ना वो लगा दिया, इसलिए रिटार्डेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, तो -10 करके आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो, अगर हमने खत्म की गाड़ी 50 पे, मतलब हमारी वेलोसिटी, जब गाड़ी को हमने रोका तो हमने 50 पे रोका, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब भी 50 ही था और 2 ही घंटे समय लग रहा है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये बात आपको सबको समझ आई कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि इसमें वेलोसिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा हमारी क्या हो जाती है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी चीज कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है। जल्दी से बताइए, ये चीज किसी को कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है, किसी के कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए, ये चीज समझ आ गया यहाँ पे, ये चीज समझ बैठा। रिटार्डेशन जैसे मैंने बोला मंदन, अगर मान लीजिए कहीं पे भी v की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ गई, है ना, जैसे मान लीजिए v की वैल्यू है 50 और u की वैल्यू है 70, है ना, तो अपॉन में 2 जब आपने किया था तो आपके पास माइनस आया था, है ना, नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव जैसे हम अगर डिफाइन करें कि जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, और नेगेटिव भी यहाँ पे आ सकता है। नेगेटिव आने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इज स्मॉलर देन यू, ठीक है, v इज स्मॉलर देन यू करके याद रखिए, v इज स्मॉलर देन यू, ऐसे करके याद रख सकते हैं यहाँ पे। v अगर ग्रेटर होगा u से तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और v अगर स्मॉलर देन होगा u से तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और v और u अगर दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा जीरो। और नकारात्मक या नेगेटिव आते ही समझ जाइए, नकारात्मक आते ही त्वरण को आप क्या बोलोगे, त्वरण को आप बोल दोगे मंदन के नाम से, क्या बोलोगे, मंदन के नाम से आप इसको बोलोगे, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मंदन या रिटार्डेशन, तो वैल्यू नेगेटिव आते ही क्या हो गया, रिटार्डेशन। अच्छा, बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर से फिर वापिस आई, रिटार्डेशन हो गया यहाँ पे, नहीं, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते की गाड़ी रुक गई और हल्की सी पीछे चली गई, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मंदन हो गया, उस कंडीशन में हम उसको रिटार्डेशन करके बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें। अब यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म क्या हो गया, जब भी मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन, तो फिर से वही सारी चीजें समान। अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम डिफाइन करें कि कोई भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करके डिफाइन करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी कि अपने वेग में परिवर्तन तो लेके आ रही है, लेकिन अनइक्वल, या जैसे मैंने बोला कि समय वही 1-1 घंटा हमने दे दिया 300 किलोमीटर के लिए, लेकिन हर बार जो है हर घंटे में वो अपनी वेलोसिटी को अनइक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है, यानी कि कभी 150, कभी 100, कभी 50, तो वो क्या हो गया, असमान करके हमने बोल दिया।
तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार कर दीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप कर दीजिए, एक्सेलरेशन के हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद फिर मोशन जो न्यूमेरिकल्स है ना, ग्राफ वाले या यूनिट्स वाले, वो हम कल की क्लास में करेंगे। पर अभी ये बता दीजिए, मान लीजिए कि एक बस है, वो अपनी जो 5 सेकंड लेके जो अपनी स्पीड है उसको 80 किलोमीटर पर आवर से चेंज कर रही है किसमें, 60 किलोमीटर में, है ना। एक्सेलरेशन बताइए बस का कितना होगा। पढ़ लिए है क्वेश्चन। एक बस 5 सेकंड में अपनी जो वैल्यू है उसको मतलब अपनी जो गति है उसको 80 से 60 कर दे रही है। पहली बात तो इतना सीधा आंसर कर दिया, जो मैंने सिखाया वो नहीं समझ आया ना, 4 एकदम से कर दिए। टाइम सेकंड में दिया है और स्पीड जो है वो दी है किलोमीटर पर आवर में। यूनिट नहीं चेंज करेंगे आप, सीधा आंसर निकाल देंगे बिना यूनिट चेंज करे। 80% बच्चे एग्जाम में ना इसी रीजन की वजह से आंसर गलत करके आते हैं। 80% बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको। पहली बात तो ये कि एग्जाम में अगर यूनिट्स पूछी जाए चेंज करने, पहले क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि यूनिट सारी की सारी बराबर है कि नहीं बराबर है। फिजिक्स के फॉर्मूले करने से पहले सबसे पहले याद रखिए कि जो पहली चीज आपको बताई जाती है या जो पहली चीज आपको जाननी है वो ये जाननी है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आपके बाद देखो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, उनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। वरना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या स्पीड भी निकालने को बोली होगी ना और डिस्टेंस टाइम दिया होगा तो भी गलत करके आ जाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपसे ये पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन में जो लिखा है वो आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसमें सारी की सारी यूनिट एक जैसी है कि नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या नाम है, ये पहला ही एक ही करेक्ट आंसर है, एम बी बरोडिया, बरोडिया बिल्कुल ठीक। देखो पहला एक ही क्वेश्चन आया है अभी आंसर, मोहम्मद आजम, बिल्कुल अब आ रहा है ना आंसर ठीक, अब आ रहा है ना आंसर ठीक। क्योंकि सबसे पहला रूल न्यूमेरिकल करने का, सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो यूनिट्स आपको दी हैं वो यूनिट सारी की सारी एक दूसरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, बराबर है। दूसरा, अगर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं है और आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते हैं और साथ में आपका मैथ्स भी थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि आप सारी चीजें लिखिए। जैसे अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60, तो यहाँ पे फ्रॉम जब इसने बोला तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, जो उसकी स्पीड है इनिशियल वाली वो है 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जब उसकी फाइनल जो है वेलोसिटी वो क्या है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर करके। तो इनिशियल और फाइनल ये नहीं लगाना पड़ेगा आपको, लगाना पड़ेगा यू और वी, साथ में टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो जब आप ऐसे लिखते हो ना तब भी आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे कैसे आपका ये चीजें जो है ना वो डिफाइन की जा रही है। इतना चीज समझ आया, आपने सारी वैल्यू लिख ली। अब मुझे बताओ कि 80 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे, 80 को और 60 को दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो 80 को कैसे चेंज करोगे, 80 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, ऐसे ही करते हो ना, 1000 अपॉन में 3600, और आपको पता है इसको आप काट पीट के 5/18 कर देते हो। आप सीधा ही 5/18 से कर दीजिए, ये चीजें तो आपको पता ही है, पहले से ही काट के रखो, पहले से ही इसकी वैल्यू निकाल के रखो, राइट। ये हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज, जब 60 आपको दिया है तो 60 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, ये भी याद हो गया। तो आप फिर से इसको 60 इंटू 5/18 कर दो। जब आप इसको निकालोगे वैल्यू को, इस वाली को, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे 60 वाले का कितना आ रहा है आपका, 60 वाले का तो आपका आ रहा होगा 16.66 आ रहा होगा, और यही चीज जब आपने 80 वाले के लिए की तो आपका आंसर आ रहा होगा 22.22। ठीक है, यही आ रही है सबकी वैल्यू, जरा जल्दी से बताइए, सबकी वैल्यू यही आ रही है। उसको कन्वर्ट करने के बाद यूनिट मेरी अब क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड करके। तो 22.22 16.66 करके हमने डिसाइड कर लिया। थोड़ा सा ना इसमें आपको मैथ्स भी लगानी पड़ेगी, पूरा फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स कभी अपने आप में पूरी होती नहीं है, आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो सबको आता है ना। अच्छा पहले ये बता दीजिए, सबसे पहले ये बताइए 80 माइनस 60, अरे क्यों, तो आप शॉर्ट कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा बच्चों को लॉन्ग मेथड से करने दो, 80 माइनस 60 भी कर लो तो कोई बात नहीं।
आप उसको सीधा 20 इंटू कर लो, लेकिन पहले जो बच्चे पहली बार करे भैया उनको तो समझा दो यहाँ पे चीजें ना। अब आपके पास वैल्यू फाइनल क्या आएगी, 16.66, जो कि 80 को कन्वर्ट करके आई थी, जो कि है आपकी कौन सी वैल्यू, यू वैल्यू है यहाँ पे, है ना। अब दोनों वैल्यूज रख लीजिए यहाँ पे आराम से। यू क्यों, ये 16.16 आई है आपकी 60 वाली, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों याद रखिए, ये आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, माइनस में हमने कर दिया इनिशियल वेलोसिटी, तो 80 इंटू 80 किलोमीटर पर आवर करके अगर मैंने बोला तो मेरी वैल्यू आई थी 22.22, राइट। अपॉन में इसको आपको टाइम से डिवाइड करना है, टाइम आपको 5 सेकेंड यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। टाइम जो है, अच्छा टाइम नहीं चेंज करते हैं। अच्छा एक चीज और, कभी भी छोटी यूनिट को बड़ी में नहीं करते, बड़ी यूनिट को छोटी में करते हैं, ठीक है। कभी छोटी यूनिट को बड़ी में नहीं ले जाते, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटे में ले जाते हैं, राइट। ये चीज समझ आया। अब देखो, अब आप जब इसको माइनस करने लगोगे तो आपकी जो पूरी वैल्यू है, पहली बात तो आपको इतना समझ आ ही गया है कि 22.22 16.66 से बड़ा है, राइट। तो आपने उसको माइनस करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो 1.112 आपका आंसर आएगा, जो कि यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड की। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू में माइनस भी लगेगा तो माइनस आपको लगाना जरूरी है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, मंदन करके यहाँ पे डिफाइन करोगे, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वैल्यू आई है। अब भैया ये 5/18 से क्यों किया, 18/5 से क्यों किया, ये चीजों में कंफ्यूजन है क्या, ये 5/18 ये चीजें आता है यहाँ पे। पहले जो आपकी वैल्यू आएगी, फॉर्मूला याद रखिए, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में t, है ना। तो आपको v जो है वो हमेशा पहले लिखनी होती है, u जो है वो हमेशा बाद में लिखना होता है। अब ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में यहाँ पे आता है, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिक्स जैसे ही शुरू कराओ ना, आधों की तो मतलब खून ऐसे ही सूख जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमें आते ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमको मेहनत करनी भी नहीं है, क्यों करनी है हमको मेहनत, है ऐसे ही काम चल जाएगा। तो भैया न्यूमेरिकल्स जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको फिजिक्स करने का ना कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स तभी करते हैं, अब ये देखो प्रिंसेस, ये क्या है, थोड़ा ये प्रिंसेस और ये जो थोड़ा सा ये परियों के माहौल से निकलो और मैथ्स को थोड़ा सा इस लिमिट तक तो करना सीखो कि 5/18 18/5 का कॉन्सेप्ट समझ आए, है ना। परियों के माहौल में नहीं रहना है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा देखो, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो जब किलोमीटर है उसको आप 1000 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, और सेकंड को आप आवर से जब आपको सेकंड में बदलना है तो आप उसको क्या करते हो, 60 इंटू 60 किया तो मिनट में हो गया, और 60 में किया तो सेकंड में हो गया। याद रहेगा ये तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1000 अपॉन में 60 इंटू 60, और इसको जब हम काट पीट इसकी कर देते हैं तो हमारे पास 5/18 और 18/5 जो है वो वैल्यू आ जाती है। समझ गए यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी, अरे तो मतलब इन क्लासेस में ना एकदम ऐसे बैठो और फिजिक्स कर रहे हैं तो पहली बात तो आधे बच्चे फिजिक्स का सुनते ही भाग जाते हैं, यहीं पे अगर केमिस्ट्री या बायो कराई होती तो सब आए होते, लेकिन फिजिक्स का सुन के ही भाग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व तो एक बार करने की कोशिश करिएगा। जो ग्राफ हैं और उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। ग्राफ और न्यूमेरिकल्स ये सारे आपके कल की क्लास में हो जाएंगे, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है यहाँ पे। ये सारा का सारा जो ग्राफिकल नोटेशंस है, वैसे तो अपने को ग्राफ्स आएंगे नहीं एग्जाम में किसी भी तरीके से। एक बार जो बच्चे अभी कल भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ तो उनको भी करेंगे, तो कल आपका ये मोशन वाला जो चैप्टर है वो इन इक्वेशंस के साथ पूरा हो जाएगा। कल ही की क्लास में ना मैं आप लोगों के लिए फोर्स वाला जो चैप्टर है, फोर्स एंड एक तो हम पहले कर लेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होते हैं और स्टैटिक फोर्स जो क्या होते हैं, 2 मिनट लगेंगे उसको, मतलब 5 मिनट लग जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन हो रही है तो कुछ तो इसके नियम भी होंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके अपना डिफाइन किया जाएगा। इसको आप एज इट इज डाउनलोड कर लीजिएगा आज के लिए, नहीं तो न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स आपको आराम से रिवाइज करने लगेंगे, टाइम लगेगा। तो पहले तो आप फोकस करिए कि फॉर्मूले से, बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक क्या होता है, छठी क्लास से शुरू करना है।
ये बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है। तो दिस इज द बेसिक, 2 महीने के कोर्स में इतना ही करने वाले हैं, मतलब इतनी ही चीजें जो है ना। नहीं, स्टैटिक जीके की क्लास आज से नहीं है, कल से है, बुधवार से है स्टैटिक जीके की क्लास, यानी कि स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो आपकी कल से होने वाली है। अब देखो, जितने यहाँ पे उतनी जानकारी दी जाएगी जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, या मतलब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ज्वाइन करने की कोशिश करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें अपने आप टाइम पे आ जाएंगी। 2-4 दिन का अपने को भी टाइम दीजिए। अगर फिजिक्स कभी नहीं पढ़े हो या साइंस नहीं पढ़े हो तो 2-4 दिन का टाइम आपको वैसे भी लगेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आज और कल आप ज्वाइन कर लीजिए आराम से, फिर मैं उसके बाद उसमें पीडीएफ अपडेट करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आराम से, आज के लिए धन्यवाद। कल 6 बजे से 7 बजे तक आराम से ज्वाइन करिए क्लास को, और कल की क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, दूसरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए टाटा बाय बाय।